गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को पॉइंट्स ऑफ इरिटेशन इन इंडियाज़ चाइनाज़ रिलेशन के बारे में बतलाई थी। आगे हम लोग देखते हैं। चीन की विदेश नीति व कूटनीति का एक भ्रामक लक्षण यह है कि इसमें मिठास व कड़वाहट या नरमी व कठोरता के तत्व साथ साथ चलते हैं। इसी को कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी कहते हैं। एक ओर चीन भारत से संबंध सुधारने की बात करता है तो दूसरी ओर वह पाकिस्तान को गुप्त रूप से परमाणु ऊर्जा व तकनीकी देता है। एक ओर वह सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहता है तो दूसरी ओर यह वक्तव्य जारी करता है कि तवांग या अरुणाचल प्रदेश चीन का भाग है। जब 1998 में भारत ने पोखरण में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका व जापान की तरह चीन ने भी उसकी कटु आलोचना की। जब सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सीट देने का मुद्दा उठता है तो चीन उसका विरोध करता है। समय समय पर चीन ऐसे मुद्दे उठाता है जिससे उसके भारत के साथ संबंधों में कटुता पैदा होती है। पहले उसने सीमा विवाद उठाया, फिर सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश को भारत का भाग मानने से इनकार किया। अब उसने दो नए मुद्दे उठाए हैं। वह ब्रह्मपुत्र नदी के पानी की दिशा को अपने देश की ओर मोड़ना चाहता है ताकि बांध बनाकर बिजली का उत्पादन किया जा सके। दूसरे, उसने दावा किया है कि दक्षिण चीन सागर पर उसका एकमात्र अधिकार है। जनवरी 2011 में भारत ने वियतनाम के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वहाँ तेल के भंडारों की खोज की जाएगी, लेकिन चीन ने चेतावनी दी है कि भारत के वैज्ञानिक या विशेषज्ञ इस क्षेत्र में ऐसा नहीं कर सकते हैं। गुप्त रूप से चीन उन विद्रोहियों को सहायता दे रहा है जो असम व नागालैंड में आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं। उसने म्यांमार के एक द्वीप पर कब्जा करके हिंद महासागर में प्रवेश करने की कोशिश की है, जो भारत की चिंता का विषय है। चीन समर्थक साम्यवादी तत्व नेपाल व भारत में सक्रिय हैं, जो खूनी क्रांति का आह्वान करते हैं। चीन द्वारा रूस एवं पाकिस्तान के साथ मिलकर त्रिकोण की स्थापना एवं विभिन्न मुद्दों पर अनुचित होते हुए भी पाकिस्तान का साथ दिया जाना तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का विरोध तथा परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के समूह में भारत के सदस्यता के दावों का विरोध किया जाना भारत चीन संबंधों की कटुता को दर्शाता है। भारत की सरकार इन सभी तथ्यों से अवगत है, लेकिन अनुभव यही कहता है कि चीन के साथ बहुत सावधानी से संबंधों को बनाए रखना ही उपयुक्त विकल्प है। यह था भारत चीन संबंधों का वक्तव्य। ये चैप्टर का अब हम लोग मेन बिंदुओं को देखेंगे कि इस चैप्टर में मेन बिंदु क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है। 1 नंबर, सत्ता राजनीति का सार है। हर राज्य सत्ता की लालसा में ग्रस्त रहता है, लेकिन सत्ता अपना केंद्र बदलती रहती है, इसलिए राज्यों की सत्ता में उतार चढ़ाव का सिलसिला चलता रहता है। दूसरे महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे। दुनिया दो ध्रुवीय हो गई क्योंकि उनके देश किसी न किसी महाशक्ति के
इर्द गिर्द घूमने लगे। तीसरा नंबर, लेकिन गुट निरपेक्ष देशों ने सत्ता का तीसरा केंद्र स्थापित किया। इन देशों की संख्या बढ़ती चली गई, जिसने शीत युद्ध को शिथिल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौथा नंबर, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के कारण एकमात्र अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित हो गया। विश्व एक ध्रुवीय हो गया। पांचवा नंबर, चीन ने अपने को आर्थिक शक्ति के रूप में उभारा। उसने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों महाशक्तियों के प्रभुत्व की निंदा की, लेकिन 1970 के बाद दोनों महाशक्तियों ने उसे अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया। उत्तर माओ काल में चीन सत्ता का एक भिन्न केंद्र बन चुका है। 6 नंबर, देखने में चीन ने मार्क्सवाद लेनिनवाद की विचारधारा अपनाई, लेकिन माओ ने उसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए। उसने आदेशित अर्थव्यवस्था को आदेशित बाजारी अर्थव्यवस्था में बदला। उसकी मृत्यु के बाद डेंग ने उसे समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था बना दिया। 7वां नंबर, इतना ही नहीं, हांगकांग व मकाओ द्वीप के विलय के बाद वहाँ उदारवादी अर्थव्यवस्था चल रही है। इसलिए चीन को एक देश दो अर्थव्यवस्थाएं की संज्ञा दी जाती है। 8 नंबर, पश्चिमी यूरोप के देशों ने 1957 में यूरोप का आर्थिक समुदाय स्थापित किया। अब यह यूरोपीय संघ है। यह आर्थिक शक्ति का एक अन्य केंद्र कहा जा सकता है, जिसकी मुद्रा यूरो अमेरिका डॉलर को चुनौती दे रही है। 9 नंबर, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने अपना क्षेत्रीय संघ बना लिया है, जिसे आसियान कहते हैं। इसके कुछ सदस्यों को नए आर्थिक बाग या क्षेत्र कहा जाता है। 10वां नंबर, चीन भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी है। दोनों की सभ्यताएं बहुत पुरानी है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ निकट संबंध स्थापित किए। दुर्भाग्य की बात है कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके इन संबंधों को तोड़ दिया, लेकिन अब दोनों देशों के संबंध सुधर रहे हैं। हांगकांग और मकाओ चीन के प्रसिद्ध द्वीप हैं, जिनका चीन में विलय हुआ है। तो यह इस चैप्टर का मुख्य बिंदु था और स्मरणीय बिंदु था, जिसको ध्यान दे करके आप लोग को पढ़ना होगा। तो इस तरह से यह चैप्टर आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र समाप्त होते हैं। बच्चों, इतने ही पढ़ा करके आज मैं क्लास समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।